हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे JIB NCIB मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों आज हम लोग अपने रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट यानी RBWM के यूनिट 18 को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल। यानी रिटेल बैंकिंग में क्या क्या हमारे पास डिलीवरी चैनल्स है, इसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इससे पहले यूनिट्स का वीडियो प्रोवाइड किया था, यूनिट 17 का वीडियो प्रोवाइड किया था। आइए जरा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग चैनल के एक्सपीरियंस को देखेंगे, फिर हम लोग फिजिकल या डायरेक्ट चैनल को समझेंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होता है ये समझेंगे, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल को POS को समझेंगे, मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, कस्टमर अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पे क्या कस्टमर की क्या लायबिलिटीज़ होती है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में चैनल एक्सपीरियंस, फिजिकल और डायरेक्ट चैनल और ऑटोमेटेड टेलर मशीन, 3 चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग बाकी चीज़ को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों लेसन को शुरुआत करने से पहले जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, उनको यदि एक JIB की प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन चाहिए, जिसमें स्टडी नोट्स, मटेरियल सारा कुछ आपको दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो आप हमारे पेड प्लान का हिस्सा हो सकते हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोस, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQs वीडियोज़ और PDF मिलेंगे। ₹500 में एक सब्जेक्ट का वीडियोज़ और PDF मिलेगा और ₹200 में आपको एक सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। डिटेल जानकारी आप मुझे इस व्हाट्सएप करके प्राप्त। सबसे पहला सवाल है कि हमारे पास क्या क्या डिलीवरी चैनल अवेलेबल हैं रिटेल बैंकिंग में। व्हाट आर द डिफरेंट डिलीवरी चैनल अवेलेबल इन रिटेल बैंकिंग। सो द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन। बैंक के जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। परचेजिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिक्वायर इंटरेक्टिंग। ऑब्वियस सी बात है कि आप यदि परचेज कर रहे हैं और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, उसे परचेज करना, इसके लिए आपको बैंक से इंटरेक्ट करना पड़ेगा किसी तरीके से, या तो किसी चैनल के माध्यम से। जो कस्टमर बहुत ही सेटिस्फाइड होते हैं सभी चैनल से, वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं बैंक से। और जो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होते, उनके कंपैरिजन में 2 तरह के कस्टमर होंगे। एक आपके बहुत सेटिस्फाइड होंगे और एक जो सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जो ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं कि वो जो ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज करते हैं बैंक से, और जो कम सेटिस्फाई होते हैं वो कम परचेज करते हैं। तो करने का मतलब कि चैनल सेटिस्फैक्शन जो है आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है। यानी कितने प्रोडक्ट कंज्यूमर परचेज करेंगे, इसको कौन अफेक्ट करेगा, चैनल का सेटिस्फैक्शन अफेक्ट करेगा। सो चैनल सेटिस्फैक्शन अफेक्ट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर परचेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे दे विल परचेज मोर प्रोडक्ट। सो द इट डिपेंड्स ऑन चैनल सेटिस्फैक्शन। तो वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे पास डिलीवरी चैनल्स हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिलीवरी चैनल्स दैट वी हैव इन आवर रिटेल बैंकिंग। तो सबसे पहला आता है दोस्तों, देयर आर वेरियस चैनल अवेलेबल फॉर रिटेल बैंकिंग, ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आप अचीव कर सकें। इन ऑर्डर टू अचीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन वी हैव वेरियस चैनल अवेलेबल। तो उसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ, हम लोग उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला आता है चैनल एक्सपीरियंस। कस्टमर सेटिस्फैक्शन तब होता है जब जो अलग अलग चैनल्स हैं, जो अलग अलग चॉइस हैं, उसको ऑफ़र किया जाए कस्टमर को, ताकि वो ऑप्टिमम चैनल मिक्स को एक्सपीरियंस कर सके अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये पॉइंट है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन तब आता है अलग अलग चैनल से या डिफरेंट चॉइस से, जब कस्टमर उसे एक्सपीरियंस करते हैं, ऑप्टिमम चैनल मिक्स को एक्सपीरियंस करते हैं अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए। तो हम लोग ज़रा डिटेल में बात करते हैं कि अलग अलग चैनल्स की क्या क्या एफिकेसीज़ हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रैक्टिस है जो कि सभी बैंक अडॉप्ट करती है अपनी टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या कहते हैं इसे, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रैक्टिस बैंक अडॉप्ट करती है, सभी बैंक अडॉप्ट करती है अपने टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस से। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक चैनल चाहे वो डायरेक्ट हो या रिमोट हो, सभी का अपना प्लस और माइनस होता है, राइट। तो मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा, एक तरीका है, एक प्रैक्टिस है जो कि सभी बैंक अडॉप्ट करती है अपने कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। प्रत्येक चैनल का चाहे डायरेक्ट हो या रिमोट हो, सबका अपना प्लस माइनस होगा। और इस बात पे भी निर्भर करेगा कि कस्टमर सेगमेंट कौन है जो कि उस चैनल को यूज़ कर रही है, उसकी एज क्या है। सेगमेंटेशन हमने पढ़ा था ना, कस्टमर सेगमेंटेशन, डिफरेंट तरीके से आप कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो कस्टमर सेगमेंटेशन पे भी निर्भर करता है कि जो उस चैनल को यूज़ कर रहे हैं वो कस्टमर कौन है। अब देखिए, मैंने आपको 2 चैनल बताया, एक डायरेक्ट बताया, एक रिमोट बताया। तो जो डायरेक्ट चैनल है वो बेस्ट फिट हो सकता है एक कंजर्वेटिव कस्टमर के लिए, लेकिन जो यंग हैं, जो टेक सेवी कस्टमर हैं, वो किसको ऑप्ट करेंगे, वो रिमोट चैनल को ऑप्ट करेंगे, राइट। सो चैनल का भी डिफरेंट टाइप होता है, एक होता है हमारा डायरेक्ट चैनल और एक होता है हमारा रिमोट चैनल। डायरेक्ट चैनल किसके लिए हेल्पफुल होता है, जो कंजर्वेटिव कस्टमर्स हैं, और जो यंग और टेक से भी कस्टमर है वो किसे ऑप्ट करेंगे, रिमोट चैनल को ऑप्ट करेंगे। तो पहले तो बताया आपको मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, और प्रत्येक चैनल में या तो डायरेक्ट हो सकता है या वो रिमोट हो सकता है, वो भी समझाया।
तो आपको मैं समझाता हूँ कि कौन कौन से अलग अलग चैनल्स हैं हमारे रिटेल बैंकिंग में और उसके इंपॉर्टेंस को। तो देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट चैनल दैट वी हैव इन रिटेल बैंकिंग एंड लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैनल। ये सभी चैनल का क्या इंपॉर्टेंस है कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, यानी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कस्टमर एक्सपीरियंस कर रही हैं उसमें इन चैनल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जिस चैनल से रिटेल बैंकिंग सर्विस ऑफर किया जाता है वो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपके बुक से लिया गया डायग्राम है। तो देखिए, डिलीवरी चैनल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है फिजिकल चैनल और एक है इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल। सो देयर आर टू टाइप ऑफ डिलीवरी चैनल, वन इज़ फिजिकल चैनल एंड अदर इज़ इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल। फिजिकल चैनल कैसे होता है, ब्रांच के माध्यम से होता है, एक्सटेंशन काउंटर के माध्यम से होता है। इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट चैनल ATM हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, इसके माध्यम से आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल होता है। तो दिस शो द डिलीवरी चैनल दैट देयर आर टू टाइप्स, फिजिकल चैनल एंड रिमोट चैनल। फिजिकल चैनल ब्रांच के माध्यम से, एक्सटेंशन काउंटर के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक चैनल आपका ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से। तो यही सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्रांच है, एक्सटेंशन काउंटर है, दिस थिंग वी विल डिस्कस इन दिस पार्टिकुलर यूनिट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पहले फिजिकल चैनल की बात करते हैं जो कि है ब्रांच। तो ब्रांच को कहा जाता है किसी सबसे प्राइमरी डिलीवरी चैनल, यानी प्राइमरी डायरेक्ट चैनल। प्राइमरी डायरेक्ट चैनल कौन सा है, हमारा ब्रांच है, जो कि रिटेल बैंकिंग को ड्राइव करता है। रिसर्च स्टडी ये पॉइंट आउट किया है कि जितने भी रिमोट चैनल अवेलेबल हैं, ठीक है, ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस को हम बढ़ा सकें, रिटेल बैंकिंग सर्विस में जितने भी रिमोट चैनल अवेलेबल हैं कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हांस करने का, तो ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट का प्रेफरेंस सुप्रीम माना जाता है। कस्टमर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट, ठीक है। तो रिसर्च से ये पता चला है कि जो भी रिमोट चैनल अवेलेबल हैं कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसका है, ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट, ठीक है। इसका क्या कारण है, वाई ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट इज रिगार्डेड एट द सुप्रीम अमॉन्ग कस्टमर, वाई इट इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंग अमॉन्ग द कस्टमर। तो इसका मेन रीजन है ब्रांच टेंजिबलाइज द इंटेंजिबल नेचर ऑफ। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था टेंजिबलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों, हमारे पास कुछ इंटेंजिबल सर्विसेज हैं, उसको हमने क्या किया, टेंजिबल रूप दे दिया। तो जो इंटेंजिबल नेचर है बैंकिंग सर्विस का, तो बैंक क्या करती है, उसे टेंजिबल रूप दे देती है। तो इस कारण से दोस्तों, ये जो हमारा ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट है, इसको सुप्रीम माना जाता है। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि जो भी ट्रांजैक्शन ब्रांच के प्रीमाइसेस में कैरी किया जाता है, वो एक कॉन्फिडेंस डालता है किसके माइंड में, कंज्यूमर के माइंड में। जो कस्टमर है उसके माइंड में कॉन्फिडेंस डालता है। क्या कॉन्फिडेंस डालता है, जो भी ट्रांजैक्शन ब्रांच प्रीमाइसेस में हो रहा है, कि केवल ये फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो सर्विस एक्सपीरियंस को भी फील कर रहे हैं। तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही है ब्रांच के लोगों का, साथ ही साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर, वो इस बात को फील करते हैं कि सर्विस एक्सपीरियंस को फील कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी ट्रांजैक्शन ब्रांच में कैरी आउट होता है, वो एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है किसे, जो हमारे कस्टमर हैं। और दूसरी बात ये है कि दे फील द सर्विस एक्सपीरियंस एट ब्रांच। दूसरा चीज़ ये दोस्तों, जो पर्सनल होते हैं ब्रांच में, वो कस्टमर से रिलेट कर पाते हैं उनके ट्रांजैक्शन के लिए। ये भी एक कारण है जिस कारण से ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट को सुप्रीम माना जाता है, राइट। वाई ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट इज कंसिडर्ड सुप्रीम, सो आई हैव टोल्ड यू टू रीजन। पहला रीजन है कि ब्रांच क्या करता है, इंटेंजिबल नेचर को टेंजिबलाइज करता है। और दूसरा क्या होता है कि जो ब्रांच में पर्सनल हैं वो रिलेट कर पाते हैं कस्टमर से उनके ट्रांजैक्शन के लिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्टली होता है किसके साथ, बैंक के स्टाफ के साथ। कम्युनिकेशन हैपन डायरेक्टली विद द बैंक स्टाफ एंड कस्टमर। कम्युनिकेशन दोस्तों डायरेक्टली होता है बैंक के स्टाफ के साथ, कस्टमर, और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाता है सर्विस एक्सपेक्टेशन का। जब आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे अपने कस्टमर से, या कस्टमर आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, तो उसको पता चलेगा ना कि जो सर्विस वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। तो कस्टमर एंड से भी और बैंक एंड से भी बेटर सेटिस्फैक्शन मिल पाता है, सर्विस एक्सपेक्टेशन पता चलता है। दोस्तों, बैंक के स्टाफ को यदि आप फिजिकली देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, और दोस्तों एक बॉन्डिंग बनता है बैंक के स्टाफ के साथ, जिसके कारण लॉयल्टी फैक्टर इन्हांस होता है। तो ये सभी एडवांटेजेस है दोस्तों, जिस कारण से ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट को अभी भी सबसे बेस्ट माना जाता है। पांचवा है जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, जो कि कस्टमर को डायरेक्टली बताया जाता है ब्रांच में स्टाफ के द्वारा, तो उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलता है रादर देन अदर चैनल तो नहीं मिलता है, लेकिन जब उनको ब्रांच में समझाया जाता है कि ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है, तो ये आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। छठा चीज़ है गुड ब्रांच लेआउट। यदि आपका ब्रांच लेआउट अच्छा होगा, अच्छा एम्बियंस होगा, तो एक गुड फैक्टर, फील गुड फैक्टर आता है कस्टमर में, और ये रिलेशनशिप बढ़ाता है ब्रांच के साथ। तो ये सभी फैक्टर्स मैंने समझाया, 6 फैक्टर आपको समझाए। क्यों 6 फैक्टर में क्या बताया आपको कि क्यों ये जो हमारा
ब्रांचिंग है, क्यों हमारा जो ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट है उसको सुप्रीम माना जाता है। रिसर्च से यही पता चला है कि कस्टमर ने एक्सेप्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो है, कस्टमर ने इलेक्ट्रॉनिक चैनल को दोनों हाथ से एक्सेप्ट किया है, लेकिन अभी भी वो पर्सनली ट्रांजेक्ट करना चाहते हैं ब्रांचेज में अपने बैंकिंग रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इसको शॉर्ट में यदि रखा जाए तो वो चाहते हैं कि ह्यूमन का इंटरवेंशन हो उनके सर्विसेज के लिए। डायरेक्टली ऑनलाइन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ह्यूमन का इंटरवेंशन हो। ठीक है, वो नहीं चाहते कि एटीएम से हम पैसा निकालें, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करें, वो दे वांट ह्यूमन इंटरवेंशन। और ब्रांच सबसे इंपॉर्टेंट डिलीवरी चैनल है रिटेल बैंकिंग में। अब जरा देखते हैं कि क्या क्या एसेंशियल है गुड ब्रांच लेआउट का। गुड ब्रांच लेआउट के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या एडवांटेज होगा गुड ब्रांच लेआउट का। और एम्बियंस, यदि हमारा ब्रांच पे अच्छा एम्बियंस होगा, अच्छा लेआउट होगा, तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आइए समझते हैं। आपने ये समझ लिया ना कि क्यों ब्रांचेज, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, क्यों ब्रांचेज का इतना इंपॉर्टेंस है। अब आप चूँकि ये समझ चुके हैं, अब जरा देखते हैं कि गुड ब्रांच लेआउट का क्या एसेंशियल है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच लेआउट एंड एम्बियंस। तो जो ब्रांच का लेआउट होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है एम्बियंस को बढ़ाने का। तो जॉर्ज टेरी ने कहा था लेआउट का मतलब जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट। हमारे पास जो अवेलेबल फ्लोर स्पेस है उसमें उस फिजिकल कंपोनेंट्स को अरेंज किया जाए ताकि हम मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और कोऑर्डिनेशन कर सके ये सभी कंपोनेंट को एक एफिशिएंट और अट्रैक्टिव यूनिट में। यानी दोस्तों लेआउट में क्या हो रहा है कि हमारे पास जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं अवेलेबल, कंप्यूटर है, डेस्क है, एटीएम है, जो भी चीज़ है हमारे पास, ठीक है, उसको हम एक प्रॉपर वे में अरेंज कर सकें हमारे पास जितने बार फ्लोर अवेलेबल स्पेस है, ताकि इफेक्टिवनेस बढ़े हमारा और ये सभी कंपोनेंट आपस में कोऑर्डिनेट कर सके एक एफिशिएंट और अट्रैक्टिव यूनिट में। ये एक जॉर्ज टेरी ने डेफिनेशन दिया था। तो ब्रांच लेआउट इस कंसेप्ट से एक्सेप्शन नहीं है। ब्रांच लेआउट को आप डिफाइन कर सकते हैं एक सिस्टम जिसमें आप जो भी सर्विसेज फैसिलिटीज़ हैं वो आप लोकेट कर सकेंगे कि कहाँ पे विद इन ब्रांच जितने भी सर्विसेज हैं सभी को ब्रांच में लोकेट कर सकेंगे ताकि सबसे अच्छा सर्विस आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। कस्टमर कंफर्टेबल फील करे जब वो ब्रांच के अंदर हो। ब्रांच का जो एम्बियंस है वो ऐसा होना चाहिए कि ये कंफर्ट फैक्टर को बढ़ाए कस्टमर के माइंड में। तो कंफर्टेबल फील करवाना, ठीक है, गुड फील करवाना, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे गुड ब्रांच एम्बियंस एंड लेआउट में। अब जरा बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है गुड ब्रांच लेआउट का। तो यदि आपका ब्रांच लेआउट अच्छा होगा तो उसका ये सब एडवांटेज है। पहला, इफ़िशियंसीज़ को बढ़ाएगा, सर्विसेज का स्मूथ फ्लो होगा, राइट, इफ़िशियंसीज़ बढ़ेगा, आसानी से सर्विस फ्लो करेगा, जिसके कारण क्या होगा, टाइम बेनिफिट मिलेगा। दूसरा क्या है दोस्तों कि जब अलग अलग फैसिलिटी जो सर्विसेज फैसिलिटीज़ हैं उसका यदि प्रॉपर प्लेसमेंट होगा तो कम्युनिकेशन बढ़ता है, ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस बढ़ता है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है स्टाफ के बीच में, जिस कारण से बेटर कस्टमर सर्विस मिलता है। तो प्रॉपर प्लेसिंग यदि होगा सर्विस का, फैसिलिटीज़ का, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा स्टाफ का, जिससे आपका बेटर कस्टमर सर्विस आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यदि आप, लेकिन प्लेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए सर्विसेज फैसिलिटी का। उसके बाद दोस्तों यदि आप कंफर्टेबल और कंजाइनियल वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे स्टाफ को, इस कारण से एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ेगा और एक मोरल बूस्टर की तरह काम करता है। तो ये हमारा ब्रांच लेआउट अच्छा यदि रहेगा तो एक कंफर्टेबल और कंजेनियल वर्क इन्वायरमेंट मिलता है स्टाफ को, जिससे हाई एम्प्लॉय मोटिवेशन होगा और मोरल बूस्टर की तरह काम करता है। दोस्तों जो हमारा गुड ब्रांच लेआउट है वो एक इमेज बिल्डिंग टूल की तरह काम करता है बैंक के लिए। क्यों? क्योंकि एक अच्छा लेआउट एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है और कस्टमर के माइंड में गुडविल क्रिएट करता है, और ये दोस्तों कॉस्ट को भी कम करता है, क्योंकि दोस्तों फैसिलिटीज़ जो आपने प्लान किया है वो मैक्सिमम एफिशिएंसीज़ के लिए प्लान किया है और इससे आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगा। तो ये सभी एडवांटेज है हमारे गुड ब्रांच लेआउट के। अब नेक्स्ट सवाल ये उठती है कि हाउ डज ब्रांच लेआउट अफेक्ट द बैंकिंग सर्विस, यानी ब्रांच के लेआउट कैसे बैंकिंग सर्विस को अफेक्ट करती है। और फिर हम लोग एटीएम्स के बारे में बात करेंगे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, रिमोट चैनल है। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा ब्रांच लेआउट एंड सर्विस डिलीवरी। तो जो डिलीवरी ऑफ सर्विस का कंसेप्ट है ब्रांच लेवल पे वो ओवर द ईयर चेंज हुआ है, उसमें बहुत सारे चेंजेज आए हैं। शुरू के दिनों में एक स्टैंडर्डाइज फ्रंट ऑफिस हुआ करता था जिसमें लेंदी काउंटर होते थे जो कि कस्टमर और स्टाफ को सेपरेट करते थे। स्टाफ क्या करता था, अपने सर्विस को डिलीवर करता था अक्रॉस द काउंटर शुरू के दिनों में। लेकिन जैसे जैसे बैंकिंग प्रोग्रेस किया है तो काउंटर का कंसेप्ट जो है कॉर्पोरेट कलर स्कीम से रिप्लेस कर दिया गया है। जो कॉर्पोरेट कलर स्कीम है उसने ट्रेडिशनल काउंटर को रिप्लेस कर दिया है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आए हैं इसने काउंटर के कंसेप्ट को ही चेंज किया है, ठीक है। तो ये है हमारा ब्रांच लेआउट एंड सर्विस डिलीवरी। अब दोस्तों टोटल ऑटोमेशन ऑफ ब्रांचेज अक्रॉस बैंक एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBS हैव कम्प्लीटली चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी इन बैंक। बहुत सारी बैंकों में दोस्तों पूरा ब्रांच ऑटोमेट हो चुका है, ठीक है, और कोड बैंकिंग सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसी कारण क्या हुआ है कि सर्विस डिलीवरी का कंसेप्ट ही चेंज हो गया है।
तो दोस्तों 2 फैक्टर मैंने आपको बताया। पहला बताया कि ब्रांच का ऑटोमेशन और दूसरा बताया आपको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन यानी CBS का इम्प्लीमेंटेशन। इन 2 चीज़ों के कारण दोस्तों हमारा जो सर्विस डिलीवरी का कंसेप्ट है वो क्या हुआ है, कम्प्लीटली चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो हमारा सिंगल विंडो कंसेप्ट था बैंक में, वो कस्टमर को क्लोज ले आया है टू द सर्विस पर्सनल ऑफ द बैंक, यानी जो हमारे सर्विस पर्सनल हैं बैंक के उनको क्लोज ले आया है सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट। जो काउंटर्स पहले डिज़ाइन किए जाते थे डेस्क के रूप में ताकि 1-to-1 रिलेशनशिप हो कस्टमर के साथ और कस्टमर अपने सर्विस रिक्वायरमेंट को किसी भी डेस्क से अवेल कर सके। तो ये डेवलपमेंट बहुत सारे बैंकों में हुआ है, मेट्रो, खासकर मेट्रो अर्बन सेंटर में, खास पार्टिकुलरली प्राइवेट बैंक में और खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक में। लेकिन दोस्तों जो ट्रेडिशनल ब्रांच लेआउट है वो अभी भी बहुत सारे रूरल बैंक में कंटिन्यू हो रहा है और सेमी अर्बन ब्रांच में अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा ब्रांच लेआउट। अब बात करते हैं पर्सनलाइज्ड ब्रांचिंग बैंकिंग ब्रांचेज। तो ये क्या होता है दोस्तों, पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेज क्या होता है कि ब्रांच का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेन वेनिला अप्रोच से स्पेशलाइज्ड अप्रोच की तरफ मूव कर चुका है, इंस्टेड ऑफ वन शॉप फॉर ऑल। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले क्या था कि एक ही दुकान था सभी चीज़ों के लिए। ब्रांच डिज़ाइन आप मूव कर चुका है स्पेशलाइज्ड ब्रांच, जैसे कुछ कॉर्पोरेट ब्रांच हो गए, कुछ SME ब्रांच हो गए, कुछ एग्री फाइनेंस ब्रांच हो गए, कुछ पर्सनल ब्रांच हो गए, कुछ रिटेल बैंकिंग ब्रांच हो गए। तो तरह तरह के ब्रांच खोल दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज। तो स्पेशलाइज्ड पर्सनल बैंकिंग ब्रांच ओपन किया गया सभी बैंकों के द्वारा रिटेल कस्टमर के लिए ताकि उनके रिटेल बैंकिंग रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। इसके अलावा रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर RAPC फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्या है, रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर। ये भी खोला गया प्रोफेशनल्स के लिए और रिटेल लोन को स्पीडी डिसबर्सल के लिए, यानी जो रिटेल लोन है उसको यदि आप फास्ट उसको डिसबर्स करना है तो RAPC को खोला गया। RAPC क्या होता है, रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर। तो बैंक का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच हैं उसको एक टूल की तरह यूज करें ताकि अपनी डिलीवरी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। प्रिस्क्राइबिंग टर्न अराउंड टाइम, TAT फुल फॉर्म याद रखिएगा, TAT का फुल फॉर्म होता है टर्न अराउंड टाइम। तो बैंक क्या करती है, वो प्रिस्क्राइब करती है TAT अलग अलग रिटेल लोन के लिए, यानी हाउसिंग लोन के लिए कितना टर्न अराउंड टाइम होगा, और भी तरह तरह के लोन के लिए कितना टर्न अराउंड टाइम होगा, और दूसरे से ऊपर भाग सके कंपटीशन में। तो RAPC को इस्टेब्लिश किया गया जिसे कहते हैं रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर। और दूसरा आपको बताया मैंने TAT का कॉन्सेप्ट। TAT क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है। उसके बाद दोस्तों और क्या पॉइंट हुआ, अब बात करते हैं ब्रांचेस एक डिलीवरी चैनल के रूप में बहुत सारे इंप्रूवमेंट आए हैं लायबिलिटी साइड में भी, खाली एसेट साइड में नहीं, लायबिलिटी साइड में भी इंप्रूवमेंट आया है। तो अलग अलग लायबिलिटी अकाउंट खोलने के लिए ब्रांच ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट परफॉर्म करती है, ओनली द रोल ऑफ मार्केटिंग फंक्शन और फ्रंट ऑफ इन ऑपरेशन। तो अलग अलग लायबिलिटी अकाउंट्स को ओपन करने के लिए, जैसे मान लीजिए FD अकाउंट है, जैसे मान लीजिए सेविंग बैंक अकाउंट है, तो ब्रांच जो भी ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट की ब्रांच होती है वो केवल मार्केटिंग फंक्शन का काम करती है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है, ओनली द फॉर्मेलिटीज़ फॉर ओपनिंग द अकाउंट आर कंप्लीटेड एट द ब्रांच लेवल। मतलब केवल अकाउंट ओपनिंग फॉर्मेलिटी को ही ब्रांच लेवल पर किया जाता है। ठीक है, इशू ऑफ पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, पिन, ये सभी सेंट्रलाइज बैक ऑफिस मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो फ्रंट लेवल पे क्या किया जाता है कि केवल आप फ्रंट लेवल पे दोस्तों जो हमारा अकाउंट ओपनिंग का काम होता है, और बाकी बैक ऑफिस में सारा चेकबुक, डेबिट कार्ड, पिन इशू, ये सभी बैक ऑफिस का मैकेनिज्म है। इसका एम ये है ताकि स्टैंडर्डाइज कर सके और स्पीडी वे में बैंक की रिक्वायरमेंट को कंप्लाइज कर सकें। और ये इस मेथड के द्वारा दोस्तों एक इम्प्रूव बेनिफिट मिलता है कि आपको पर्सनलाइज चेकबुक मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ATM की। ATM यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM ने दोस्तों पूरे सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनाइज कर लिया है। ATM स्टार्टिंग पॉइंट होता है रिमोट चैनल का, जो कि कस्टमर को ब्रांच से दूर रखे हैं। राइट, कस्टमर ब्रांच से दूर रहते हैं ATM के माध्यम से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ब्रांच से बैंक ATM सेट करती है, ताकि कस्टमर को आसानी हो, एक चॉइस मिले पैसा निकालने के लिए, किसी भी टाइम पे समय निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। फिर दोस्तों कस्टमर जो है काउंटर से दूर जाए, क्योंकि सर्विस कॉस्ट जो होता है वो कम होता है और काउंटर पे सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होता है। दोस्तों 2 तरह के ATM होते हैं, ऑन साइट ATM, ऑफ साइट ATM। ऑन साइट ATM जो दोस्तों होते हैं उससे कैश आप निकाल सकते हैं, कैश जमा कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं ब्रांच इनवाइस में। और ऑफ साइट ATM ये होते हैं कि वो ब्रांच से दूर होते हैं और बिजी लोकेशन में होते हैं, कन्वीनियंट लोकेशन में होते हैं, ताकि कस्टमर इसको अपने अपने नीड्स के लिए एक्सेस कर सके। ऑफ साइट मॉडल ATM जो है ये बहुत ही पॉपुलर हुआ है, कि कोई ज़रूरी नहीं है कस्टमर को ब्रांच विजिट करना ATM में ट्रांजेक्शन के लिए। और जो ATM के ट्रांजेक्शन होते हैं वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होते हैं। पहले तो कुछ रेस्ट्रिक्शन था कस्टमर के यूजेस में, लेकिन अब कस्टमर को अलाउ किया गया है कि ATM एक्सेस तभी करेंगे जो कि अकाउंट मेंटेन करे।
तो इसी कारण क्या हुआ, कस्टमर टू यूज़ द ऑफ साइट और ऑन साइट ATM ऑफ द बैंक ओनली, बट देर बाद चेंज। अब इसमें कुछ चेंज आ गया। पहले क्या था कि कस्टमर केवल उसी ATM को यूज़ करेंगे जिन पे उनका अकाउंट हो, लेकिन अब क्या है कि कस्टमर किसी भी बैंक के ATM से पैसा निकाल सकते हैं और किसी भी वाइट लेवल ATM से। अब वाइट लेवल ATM क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। वाइट लेवल ATM से भी आप पैसा निकाल सकते हैं। उस पर्पज़ के लिए दोस्तों एक कॉमन नेटवर्किंग अरेंजमेंट बनाया, इसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच कहा जाता है। तो इस पर्पज़ को सर्व करने के लिए क्या बनाया गया, NFS बनाया गया। NFS क्या होता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच होता है। इसको इनिशिएट किया गया ATM के ट्रांजेक्शन के लिए। दो इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग अरेंजमेंट है, इसको कैश ट्री कहते हैं और इन्फिनिट कहते हैं, इनफाइनाइट। तो दो इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग अरेंजमेंट है, वन इज कॉल्ड कैश ट्री, द अदर इज कॉल्ड इन्फिनिट। बैंक दैट आर मेंबर ऑफ द नेटवर्क, जो भी बैंक इस नेशनल फाइनेंशियल स्विच के मेंबर्स होते हैं वो अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों ATM में ऑपरेशन के लिए चार्जेस दिए गए हैं। ये चार्जेस कहाँ से लेते हैं, कस्टमर से लेते हैं ATM में ऑपरेशन करने के लिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अब देखिए क्या क्या चार्जेस है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रांजैक्शन एट बैंक्स ऑन ATM, आप मान लीजिए कि आपका अकाउंट SBI में है और आप SBI का ही ATM यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप 5 मिनिमम फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, 1 महीना में, चाहे कहीं भी लोकेटेड हो ATM। यदि आप दूसरे बैंक का ATM यूज कर रहे हैं मेट्रो लोकेशन में, जैसे आपका मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, तो आप सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को 3 मिनिमम फ्री ट्रांजैक्शन देंगे 1 महीना में। यदि दूसरे बैंक का ATM यूज कर रहे हैं नॉन मेट्रो लोकेशन में, तो आप 5 फ्री ट्रांजैक्शन देंगे कस्टमर को। जो सीडिंग कैप है कस्टमर का वो है 20 रुपया पर ट्रांजैक्शन, ये एप्लीकेबल होगा। ये आया था दोस्तों 1 नवंबर 2014 के बाद से ये गाइडलाइन। तो RBI ने दोस्तों, बाकी चीज़ को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे जो कि पेड मेंबर के लिए एप्लीकेबल होगा। एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं हम लोग अपने क्या क्या चीज़ हमने डिस्कशन किए। रिकॉल करना बहुत ही ज़रूरी होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं हर एक वीडियो में रिकॉल करवाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कस्टमर सेटिस्फाइड तब होते हैं दोस्तों, कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है। चैनल का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डिफरेंट चैनल हैं। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रैक्टिस होता है जो कि बैंक अडॉप्ट करती है कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। प्रत्येक चैनल चाहे डायरेक्ट हो या रिमोट हो, सबका प्लस एंड माइनस होता है। डायरेक्ट चैनल बेस्ट फिट होता है कंजर्वेटिव कस्टमर के लिए और यंग और टेक सेवी कस्टमर के लिए रिमोट चैनल बेस्ट फिट होता है। मैंने आपको चैनल के पार्ट बताए, फिजिकल चैनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल। फिजिकल चैनल में ब्रांच और एक्सटेंशन काउंटर आता है और इलेक्ट्रॉनिक चैनल में ATM, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आता है। फिर मैंने आपको बताया ब्रांचेस के बारे में। ब्रांच को माना जाता है सुप्रीम या आपका जो ब्रिक्स एंड मॉर्टर फॉर्मेट्स को प्रेफरेंस माना जाता है, क्योंकि ब्रांच टेंजिबलाइज करता है इंटेंजिबल नेचर को। जो ब्रांच के पर्सनल होते हैं वो कस्टमर्स के साथ रिलेट कर पाते हैं। दोस्तों कम्युनिकेशन डायरेक्टली बैंक स्टाफ के साथ होता है। एक आपको गुड ब्रांच लेआउट और एम्बियंस जो है फील गुड फैक्टर को बढ़ाता है। ये सब के कारण कस्टमर प्रेफरेंस करते हैं ब्रांचेस को। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको समझाया कि ब्रांच लेआउट एंड एम्बियंस का कितना इंपॉर्टेंस है। ब्रांच लेआउट को डिफाइन कर सकते हैं कि आप जो भी सर्विस फैसिलिटीज़ है उसको प्रॉपर्ली लोकेट करेंगे ताकि कन्वीनियंट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इसका एडवांटेज हमने बताया, एफिशिएंसीज बढ़ाता है, प्रॉपर प्लेसमेंट होता है तो दोस्तों इफेक्टिवनेस बढ़ता है। जो हमारे स्टाफ होते हैं उनके लिए एक कॉन्जीनियल और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है, मोरल बूस्टर होता है और एक इमेज बिल्डिंग टूल होता है बैंक के लिए। उसके बाद दोस्तों ATM के बारे में हमने ब्रांच लेआउट और सर्विस डिलीवरी के बारे में बताया कि दोस्त टेक्नोलॉजी ने कैसे चेंज किया कॉन्सेप्ट को। सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट से कस्टमर क्लोज आए सर्विस पर्सनल से। और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसके लिए सभी ब्रांचों के अलग अलग काउंटर, जैसे आपको पर्सनलाइज स्पेशलाइज बैंकिंग ब्रांच लाया गया, जैसे कॉर्पोरेट ब्रांच, MSME SME ब्रांच, एग्री फाइनेंस ब्रांच, ठीक है। फिर RAPC के बारे में बताया। RAPC क्या होता है, रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर होता है। देख सकते हैं दोस्तों आप जो आपको मैं PDF दे रहा हूँ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड है। तो इस तरह के मेरे सभी PDF में, ताकि आपको क्विक रिवीजन में काम आएगा। जब आप क्विकली रिवाइज करेंगे इन सभी चैप्टर को तो आपको ये हाईलाइटेड पॉइंट ध्यान में आएगा कि हाँ ये पॉइंट पूछा जा सकता है। तो बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस आई हैव हाईलाइटेड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चन वेयर आस्क्ड बाय डिफरेंट कलर्स। TAT के बारे में बताया कि सभी लोन के लिए, अलग अलग रिटेल लोन के लिए TAT प्रिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। तो ब्रांच में क्या क्या चेंज आया है वो मैंने आपको बताया। ATM के बारे में बताया, ऑन साइड ATM क्या होता है, ऑफ साइड ATM क्या होता है। फिर आपको मैंने समझाया कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या होता है, ठीक है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच बेसिकली कॉमन नेटवर्किंग अरेंजमेंट है, ठीक है। NFS कहते हैं इसे। कैश ट्री क्या होता है, इन्फिनिट क्या होता है, क्या क्या कितने फ्रीली क्या क्या चार्जेस हैं, ठीक है। ATM ऑपरेशन के लिए मतलब अपने ATM अपने बैंक के ATM से कहीं भी लोकेशन पे कीजिए तो मिनिमम 5 ट्रांजेक्शन का। यदि दूसरे बैंक के ATM का यूज़ करेंगे मेट्रो लोकेशन में तो 3 ट्रांजेक्शन, और यदि दूसरे बैंक के ATM का यूज़ करेंगे नॉन मेट्रो में तो 5 फ्री ट्रांजेक्शन, और चार्जेस है 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन। तो चलिए अब हम लोग आगे के लेक्चर पेड मेंबर को प्रोवाइड करेंगे। जो लोग इच्छुक हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड, तो टू बाय आवर प्लान कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर सोन। धन्यवाद।